हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में और सेफली अपने परिवार के साथ हैप्पी हैप्पी रह रहे होंगे। तो गाइज़ अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 का टाइम है और मैं अभी चाय वगैरह मैंने पी ली है। दाल बनाई है मैंने। एक्चुअली दाल मैंने बनाई है आज मसरी की, क्योंकि आज थोड़ा लाइट खाने का दिल कर रहा था। आज एक्चुअली मॉर्निंग से ही ना लाइट ही चल रहा है। मॉर्निंग में मैंने तो एप्पल लिया था, उसके बाद मैंने दोपहर को तोरी की सब्ज़ी बनाई और शाम को भी मन किया कि नहीं हल्का ही होए कुछ, तो मैंने आज मसरी की दाल बनाई है। तो अभी मैं दाल बना के जस्ट अभी हटी हूँ। एक्चुअली मैं जल्दी बना लेती हूँ डिनर, बस फुलके रह गए। फुलके मैं बनाऊँगी जब तन्मय अपना डिनर लेगा। तन्मय ऑलमोस्ट 7:30 पे डिनर ले लेता है, तो उस करके मुझे फिर दाल वगैरह ना जल्दी बनानी पड़ती है। तो जो मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे देखो देखो तन्मय, हेलो करो तन्मय, हेलो। तन्मय बहुत स्वीट बच्चा है अपनी मम्मा का। तन्मय के अभी एग्ज़ाम है और तन्मय अभी शायद बिज़ी है पढ़ने में। तो चलो ये तो चलते ही रहते हैं एग्ज़ाम वगैरह तो, और ये लॉकडाउन करके तो बच्चों को एग्ज़ाम भी घर पे ही करने पड़ रहे हैं। बोर भी हो रहे हैं बेचारे, पर क्या कर सकते हैं। अब तो ये सभी के साथ हो रहा है, सभी बच्चे अपने अपने घरों में अपने फ्रेंड्स को भी मिस कर रहे हैं। पर चलो कोई बात नहीं, इतना तो बच्चों को भी अपनी हेल्थ के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ अपने फ्रेंडशिप के साथ करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। तो आज जो मैं आपके साथ अपना चैनल पे वीडियो लाई हूँ वो है मेरी प्रॉब्लम। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी मेरी हेल्थ को लेके कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मोस्टली सब ने उस वीडियो को देखा, जिन्होंने भी देखा उन सब ने यही पूछा कि आपको प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअली मेरी जो प्रॉब्लम है वो है पेनक्रियास से रिलेटेड। मुझे जो प्रॉब्लम है वो है एक्यूट ऑन क्रॉनिक पेनक्रिया, और ये मोस्टली लेडीज़ में ना 1 या 2% इंडिया में मिलती हैं। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इंडिया में लेडीज़ को कम होती है और इसके कई कॉज होते हैं। एक्चुअली मोस्टली ये अल्कोहलिक लोगों को होती है, जो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, ये उनको होती है। पर लेडीज़ को कैसे होती है ये डॉक्टर्स को अभी इतना नहीं पता है। डॉक्टर इसके बारे में मुझे अभी नहीं बता पाए। मेरे लिए कोई इसमें कॉज आया ही नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे बेटे के टाइम पे, जब मेरा बड़ा बेटा होने वाला था। मेरी डिलीवरी के टाइम पे मुझे पेन हुआ मेरे स्टमक में, बहुत सीवियर पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। इतना पेन कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उसको। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने ऑलमोस्ट ये चीज़, जब मैं लेबर पेन तो मुझे नहीं आया था, एक्चुअली मुझे यही पेन था पेनक्रिया का। तो उस टाइम पे 9th मंथ मेरा चल रहा था और उस टाइम पे मुझे ये पेन आया। और ये पेन मेरे ना एक्चुअली यहाँ ये जो यहाँ पे पेन है मेरा, यहाँ पे शुरू होके और बैक में गया। तो ये बैक में गया, तो इसकी वजह से ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक जगह बैठे रहना बहुत प्रॉब्लम में था। मैंने 3 दिन कंटिन्यूअस ये प्रॉब्लम फेस की। मुझे 20 मार्च को 2001 में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और आप मानोगे 24 मार्च तक मैं इसी तरह व्हील चेयर पे डे एंड नाइट इस पेन में ऐसे ही बैठी रही। उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड हुए, कई चीज़ें हुई, पर ये चीज़ ना मतलब प्रेगनेंसी करके डॉक्टर्स ने भी ध्यान नहीं दी कि ये है क्या चीज़। हमने भी इतना वो नहीं ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली हमें लगा कि प्रेगनेंसी की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो शायद बाद में ये ठीक हो जाएंगी। तो उस टाइम पे हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी ना, डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। सारे टेस्ट हुए, नॉर्मल आए, सब अल्ट्रासाउंड आया, उसमें भी सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं दिख रहा था। फिर उनको अचानक से ना मेरी डिलीवरी करवानी पड़ी, तो उन्होंने सर्जरी, सिजेरियन कहा कि सिजेरियन ही करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो उस टाइम पे भी मतलब चलो वो टाइम पे मेरी डिलीवरी हो गई। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे डिलीवरी के टाइम पे भी। मुझे फ़ीवर आया, 103 फ़ीवर में ही मेरी डिलीवरी की गई।
तो उस टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। पर उसके बाद ना मैं नॉर्मली मतलब डिलीवरी के बाद मुझे उस टाइम पे 6 महीने तक ये प्रॉब्लम वापस नहीं आई। उसके बाद ये प्रॉब्लम मुझे छठे महीने फिर आई आफ्टर डिलीवरी। तो उस टाइम पे हमें लगा यार शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कुछ हमने उल्टा पुल्टा खा लिया है, उस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। तो हमने उस टाइम पे जाके नॉर्मल डॉक्टर से सिंपल पेन किलर ले लिए। ऐसे ये पेन मुझे हर तीसरे महीने, कभी 4th मंथ में, कभी साल में, कभी 6 महीने में इस तरह आने लग गया और मैंने नॉर्मल ही पेन किलर्स लेने शुरू किए। हमने डायग्नोज नहीं कराया, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम अगर आप बार बार रिपीट हो रही है वही प्रॉब्लम और आप उसके साथ जूझ रहे हैं, आप उसको फेस कर रहे हैं बार बार, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसको टेक इट ईजी मत लीजिए, क्योंकि ये बाद में कितनी बड़ी बन जाएगी ना, ये हम लोग ना सोच नहीं पाते। उस टाइम हम सोचते हैं नहीं यार घरेलू नुस्खे कर लेते हैं। आप मानोगे ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते मैंने इतने पेन किलर्स लिए, मैंने डॉक्टर्स भी, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर्स पे नहीं गई, मैं पेन किलर्स डॉक्टर से ही लेती थी, पर किसी डॉक्टर ने मुझे ना ये सजेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड करते थे उसमें ये चीज़ आई नहीं। तो एक बार क्या हुआ, मेरी ये प्रॉब्लम ना मतलब 8-9 साल तक खींच गई। मैं पेन किलर्स जिस डॉक्टर से लेती आई थी, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, आप एक काम कीजिए, आप इसको ना प्रॉपरली किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ना आप इसका डायग्नोज कराइए। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि आप जाके किसी डॉक्टर से मिलिए, डायग्नोज कीजिए। तो मैं जाके फिर अपना अच्छे प्राइवेट डॉक्टर पे गई और वहाँ पे उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी में जब ये चीज़ दिखी कि मुझे पेनक्रिया एक्यूट ऑन क्रॉनिक पेनक्रिया है, तो डॉक्टर भी थोड़े सरप्राइज़ हुए, क्योंकि ये लेडीज़ में बहुत ही रेयर मिलते हैं और ये एक्चुअली मेरी ना काफ़ी लंबी हो गई प्रॉब्लम। तो वो इतनी लंबी हो गई थी कि उस टाइम पे डॉक्टर्स ने भी मुझे बहुत बोला कि आप लोग पढ़े लिखे हो और आप इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो, आप घर में इलाज कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से पेन किलर्स ले रहे हो, इतने सालों तक आपने गलत दवाइयाँ ली। कभी मैंने अल्सर समझ के इसको अल्सर की मेडिसिन खाई, कभी गैस समझ के इसको गैस की दवाइयाँ खाई। मतलब इस तरह मैंने अपनी लाइफ के साथ ना एक खिलवाड़ ही किया समझो, क्योंकि तब तक इतनी अक्ल नहीं थी ना, अक्ल जब आई तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। और एक टाइम ऐसा आया डायग्नोज के बाद, मेरे को जब एंडोस्कोपी हुई ना उसके बाद एक्चुअली मेरे अंदर ना इन्फ्लामेशन शुरू हो गई। आफ्टर डायग्नोज इन्फ्लामेशन इतनी हो गई ना, मेरा पेट इतना बड़ा हो गया। और उस टाइम पे मैं अपने घर गई हुई थी मम्मी के पास, तो मम्मी वगैरह भी ना बहुत डर गई कि ये अचानक से क्या हो गया। आप मानोगे पेट इतना बड़ा हो गया ना अचानक से कि जो मैंने सूट पाया हुआ था वो फटने को हो गया, और पेन इतना सीवियर कि मुझे ये था कि या तो मुझे ना आप लोग मतलब छुटकारा दिला दो इस दर्द से, चाहे मुझे कैसे ही करो, चाहे ठीक करो, और चाहे मुझे कुछ जहर वगैरह ला के दे दो जिसकी वजह से मैं छुटकारा मिल जाए। मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। उस टाइम पे मेरे फादर ने वहीं पे, जो मेरे पापा एक्चुअली गांव में रहते हैं तो वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं थी, पर उन्होंने अपना बेस्ट दिया। वहाँ पे पास में ही एक कस्बा है, तो वहाँ पे जाके मेरे पापा ने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने देखते ही कह दिया कि नहीं, आप इनको वापस इनके घर चंडीगढ़ भेजो, और ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है और इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो मेरे पापा ने हस्बैंड को फ़ोन किया और वो विद इन 2 to 3 आवर्स वो मेरे पास आ गए, और उसी टाइम वो मुझे लेके और पीजीआई लेके आए। पीजीआई में आके आप मानोगे मैं आईसीयू में रही हूँ, 1 महीना मैं आईसीयू में रही उस प्रॉब्लम के साथ। उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा मेरी हालत देख के कि नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पेट में पानी पानी हो गया है, और अगर हमने इनको एक बूंद पानी भी दे दिया ओरली तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। इतनी हालत ख़राब थी। इतने पेशेंस रखे ना मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे। मुझे तो देखो प्रॉब्लम थी, पर मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज़
और मेरा जो छोटा बेटा है ना वो उस टाइम पे सिर्फ 2 इयर्स का था। तो सोचो उस टाइम पे मेरे लिए मतलब एक होता है ना, ये मैं आज इजीली बोल पा रही हूँ आप सबके सामने, पर वो टाइम जब मैंने गुजारा, वो आईसीयू जो मैंने उस टाइम पे, वो कहते हैं ना एक नर्क होता है, क्योंकि बेड पे ही सब कुछ था, बेड पे ही सुसु हो रहा है, बेड पे ही टॉयलेट हो रहा है, और मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना साथ दिया ना, मतलब सब कुछ किया। मेरे इन लॉज भी मेरे इसमें शामिल हैं, मेरे हस्बैंड ने। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो उनको तो ये चीज़ें नहीं पता है। मेरा बड़ा बेटा भी इतना बड़ा नहीं था, वो भी 11 साल का था, तो इतना उसको भी नहीं नॉलेज थी। तो बस इनकी इन लॉज की दुआ, गुरुजी महाराज की कृपा, हमारी एक इच्छा शक्ति जो हर इंसान में होनी चाहिए, जीने की एक इच्छा होती है ना कि नहीं यार मुझे वापस आना है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप खुद चाहते हैं जीना तो भगवान भी आपको हेल्प करता है उस चीज़ के लिए। तो वो एक मेरे अंदर थी कि नहीं यार ये सब मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब मुझे वापस आना है। और एक टाइम ऐसा आया आईसीयू में जब मैं टोटली डेड डिक्लेयर भी हो गई थी। मतलब डॉक्टर्स ने हार तो नहीं मानी थी, पर एक टाइम पे ऐसा आया कि हाँ मेरे मतलब डॉक्टर्स भी थोड़े से घबरा गए कि यार ये क्या हो गया अचानक से। मेरी सांस वगैरह जो था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ रुक गई थी। मेरी जो हार्ट बीट थी वो कम हो गई, बिल्कुल पल्स नीचे आ गई थी मेरी। पर भगवान की कृपा और इन सब का प्यार, मेरे अपनों का प्यार, मेरे अंदर जो शक्ति थी उसने शायद मुझे वापस एक नया मौका दिया कि मैं लाइफ को और इन्जॉय करूं, अच्छी तरह इन्जॉय करूं, अच्छी तरह, मतलब कहते हैं ना भगवान दूसरा मौका देता है आपको, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, दूसरे मौके का। और ज़िंदगी को नए तरीके से जीने के लिए उसने मुझे एक मौका दिया। कितना दिया है देखो ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ उस टाइम से उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट से मैं 1 महीने बाद सही सलामत अपने बच्चों के पास आई। आज उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे डायबिटिक भी हुई, मुझे कई प्रॉब्लम्स हैं, मुझे वो पेन अभी भी आता है, ऐसा नहीं है। और उस टाइम पे मेरा पैसा जो लगा 1 मंथ जो मैंने आईसीयू में गुजारा, उसका मुझे 1 लाख रुपया पूरा सिर्फ मेडिसिन्स का जो मेरा लगा, 1 लाख रुपया उस टाइम पे मेरा हॉस्पिटल का खर्चा था। और इस टाइम पे अगर मैं कभी एडमिट होती हूँ तो 30 से 35 हज़ार रुपया नॉर्मली मेरा 3 से 4 दिन का हो जाता है। तो अकेले हस्बैंड ही तो हैं कमाने वाले, वो कभी नहीं कहते इस चीज़ को, वो हमेशा यही कहते हैं नहीं बब्बी तू है तो मैं हूँ, तो मेरे बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है ना, तो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती कि कितना पैसा लग रहा है, तेरी वजह से ही भगवान दे रहा है। वो हमेशा ये बात बोलते हैं, पर मन में तो मेरी भी फीलिंग आती है ना कि यार काश ये प्रॉब्लम मुझे नहीं होती, काश मैंने इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं किया होता तो आज मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होती। आप मानोगे मेरी 3 दिन की दवाई कितने की आती है, सिर्फ पेनक्रिया की 1000 रुपीज़ ओनली फॉर 3 डेज़। 3 दिन की मेरी मेडिसिन है 1000 रुपीज़। और डायबिटिक जो मैं हूँ उसकी जो मेडिसिन मैं रेगुलर ले रही हूँ वो अलग है, शुगर फ्री मैं लेती हूँ वो अलग है, और जो मैं डायबिटिक होने के बाद डॉक्टर को कंसल्ट करती हूँ उसकी फीसेस अलग हैं। तो आप मान के चलो कि मेरा मंथली सिर्फ महीने का जो मेरा खर्चा है ना वो कितना हो सकता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको भी थोड़े बहुत सिम्टम्स, कुछ भी किसी भी बीमारी को लेके थोड़े बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है, ये वापस नहीं मिलती, और मिली है हम लोगों को किस्मत से, सब लकी नहीं होते मेरी तरह। तो प्लीज़
जिनको दोबारा मौका मिल सके। तो अपनी लाइफ के साथ प्लीज़ मत खिलवाड़ कीजिए, अपनी लाइफ को प्लीज़ आप लोग भी ना केयर करो, अपनों के लिए केयर करो, अपने लिए केयर करो। बस मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी कि हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। बस यही लाइफ है यार, और क्या लेके जाना है जीवन से। अपनों का साथ, अपने बच्चे खुश रहें, अपने रिलेटिव्स खुश रहें, जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं, जितने भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं, वो अगर हमारी वजह से खुश हो पाते हैं या उनका कोई हम फ़ायदा कर लेते हैं हमारी वजह से, अगर आज मेरी इस वीडियो की वजह से अगर किसी का थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है या किसी को भी हेल्प मिलती है अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।